हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये जो चैप्टर है ये आपकी क्लास 10th की केमिस्ट्री का बेस है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लोगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो आपके जो बाकी के चैप्टर्स हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल, ये दोनों चैप्टर भी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन ऐसी प्रोसेस होती हैं जिसके अंदर न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है विद न्यू प्रॉपर्टी। जैसा कि आप जानते हैं मिल्क से हम कर्ड बना सकते हैं। अगर एक बार मिल्क से कर्ड बन गया तो क्या वापस आप कर्ड को मिल्क में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। ये एक तरीके का परमानेंट चेंज है। तो जो भी परमानेंट चेंज होती है वो सारे के सारे क्या कहलाती हैं? केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कैंडल। अगर एक बार कैंडल बर्न हो गई क्या वापस आप उसको कैंडल की फॉर्म में ला सकते हो? नहीं ला सकते। ये भी आपका क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जैसा कि मैंने बोला इसके अंदर रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म होता है। उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज न्यू होती है। ये कहलाती है आपकी केमिकल रिएक्शन। आगे देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे पहचानोगे कि केमिकल रिएक्शन हुई? दैट इज, अगर आपको किसी भी तरीके का परमानेंट चेंज दिखाई दे तो आप उस परमानेंट चेंज को देखकर ये आइडेंटिफाई कर सकते हो यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं बात करूं मिल्क से कर्ड बनता है तो ये जो मिल्क से कर्ड बना आपने यहां पर चेंज देखा, तभी तो आपने बोला कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई। अगर आपको ये परमानेंट चेंज दिखाई नहीं देता तो आप यहां पर नहीं बोलते यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। जो चीजें हमें आइडेंटिफाई कराती है वो रिएक्शन, वही क्या कहलाती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। या फिर हम ये बोल सकते हैं जो ऑब्जर्वेबल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जिसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, वो क्या कहलाती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर कहीं भी स्टेट चेंज होती दिखाई दे तो अगर स्टेट चेंज हो रही है तो आप उसको आइडेंटिफाई करके आप ये पता लगा सकते हो कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम जानते हैं, एक ये हमने कैंडल ली। कैंडल किसकी बनी होती है? वैक्स की। और ये जो वैक्स होता है ये सॉलिड होता है। जब आप इस कैंडल को बर्न करते हो तो आफ्टर बर्निंग इस कैंडल से इवॉल्व होती है CO2 गैस, प्लस यहां से वाटर इवॉल्व होता है इन फॉर्म ऑफ वेपर। तो देखा यहां पर हमने जो वैक्स था वो सॉलिड था, किसमें कन्वर्ट हो गया? गैस में। ये भी गैसियस फॉर्म है। तो यहां पर स्टेट चेंज हुई। तो जब भी आपको स्टेट चेंज होती दिखाई दे तो आप बोलोगे यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। अगर हम बात करें ये जो वैक्स है ये मेल्ट हो रहा है तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं केमिकल रिएक्शन का, चेंज इन कलर। अगर आपको परमानेंटली कलर चेंज होता दिखाई दे तो आप उसको देखकर ये आइडेंटिफाई कर सकते हो यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बीकर लेते, अगर हम एक बीकर ले और इस बीकर के अंदर हमने रखा कॉपर सल्फेट CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन। ये जो कॉपर सल्फेट होता है इसका कलर होता है ब्लू। जब हम इसके अंदर आयरन नेल को डिप करते हैं, ये आयरन नेल है, तो जैसे ही हमने इसके अंदर आयरन नेल को डिप किया तो ये जो ब्लू कलर था ये धीरे धीरे फेड हो गया ग्रीन कलर में। तो यहां पर आप देखिए कलर चेंज हो रहा है, ब्लू से ग्रीन हो जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर? केमिकल रिएक्शन हुई, क्योंकि ये जो कलर चेंज हुआ इसको देखकर हमने आइडेंटिफाई कर लिया यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं। जब हम आयरन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो हमें मिलता है FeSO4 प्लस कॉपर। ये रिएक्शन होती है। तो यहां पर ये जो आयरन था ये मोर रिएक्टिव था, इसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो जो हमें फेरस सल्फेट मिलता है इसका कलर होता है ग्रीन। इस तरीके का कलर होता है ग्रीन। और जो कॉपर सल्फेट था इसका कलर था ब्लू। तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का रिएक्शन हो गई तो हमें जो फेरस सल्फेट मिला उसका कलर कैसा है? ग्रीन।
तो यहाँ पर जो कलर चेंज हुआ इसको देखकर हम बोल देंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस इवॉल्व होती दिखाई दे तो आप उसको देखकर ये आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने लिया इस बीकर के अंदर हमने लिया H2SO4 डाइल्यूट H2SO। इस डाइल्यूट H2SO4 के अंदर हमने जिंक ग्रेन्यूल्स को डाला। तो जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स को हमने डाइल्यूट H2SO4 के अंदर ऐड किया तो यहां से हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती दिखाई दी। तो क्या पहले हाइड्रोजन गैस थी? नहीं थी। तो यहां पर हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है इसको देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई। इसकी इक्वेशन लिखते हैं। जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं तब हमें मिलता है जिंक सल्फेट, क्योंकि ये जो जिंक है इस हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। ये जिंक इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी सल्फ्यूरिक एसिड से और हमें क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या बता रहा है? यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम, चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज होता दिखाई दे तो इसको देखकर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है। इसको भी एक एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं। सपोज करिए ये एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने रखा वाटर और इसके अंदर हम ऐड करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर हम ये बोल सकते हैं लाइम को हमने ऐड किया या फिर क्विक लाइम को ऐड किया। तो जैसे ही हमने कैल्शियम ऑक्साइड इस वाटर के अंदर डाला तो हमने देखा है ये जो बीकर है इसकी सराउंडिंग हीट होने लगी। सराउंडिंग हीट होने लगी मींस तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दैट इज यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है। तो जब भी हीट इवॉल्व हो या फिर हीट एब्जॉर्ब हो तो टेम्परेचर में चेंज आता है। जब भी टेम्परेचर में चेंज आएगा तो हम ये बोलेंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है लाइम वाटर, CaOH का होल 12 प्लस हिसिंग साउंड आती है, एक तरीके की आवाज आती है, प्लस हीट इवॉल्व होती है। क्या पहले हीट थी? नहीं थी। तो यहाँ पर जब हीट इवॉल्व हो रही है तो इसको देखकर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डेट इज यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। लास्ट और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन का, ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म होता दिखाई दे तब भी आप कहोगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट है ये होता क्या है? प्रेसिपिटेट को हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड। अगर किसी रिएक्शन में ये इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हो रहा है तो आप इसको देखकर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं हम एग्जाम्पल, जब हम लेड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन किससे कराते हैं? पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन से, तब हमें मिलता है येलो कलर का लेड आयोडाइड, येलो पीपीटी फॉर्म होता है, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है। तो आप यहाँ पर देखिए पहले ये कंपाउंड भी एक्वस फॉर्म में था, ये भी कंपाउंड एक्वस फॉर्म में था। जब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हुए तो हमको एक जो प्रोडक्ट मिला वो इनसॉल्युबल फॉर्म में मिला, डेट इज प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ जिसका कलर क्या है? येलो। साथ साथ दूसरा प्रोडक्ट जो मिला हमें वो एक्वस फॉर्म में मिला, पोटेशियम नाइट्रेट। तो आप एक बात बताइए क्या पहले प्रेसिपिटेट था? नहीं था। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को तब हमको एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ या एक प्रेसिपिटेट मिला। तो इसको देखकर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि इसके नेम से क्लियर हो रहा है यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इस तरीके की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ऐसा कि यहाँ पर दिखाया है अगर हम कार्बन को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तब हमको CO2 ऑब्टेन्ड होती है। तो आप देखिए यहाँ पर ये दो रिएक्टेंट थे, ये आपस में कंबाइन हुए और CO2 गैस इवॉल्व हुई, डेट इज एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिक्स करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट वाटर ऑब्टेन्ड होता है। अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तब हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर देख लीजिए आप, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। इस रिएक्शन से जो क्वेश्चन आता है वो ये है, जब आप मैग्नीशियम रिबन को
बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये मैग्नीशियम रिबन डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड होगा, इसका जो कलर होगा ये व्हाइट पाउडर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन्ड होता है इसका कलर कैसा होता है। लास्ट एग्जांपल है जब हम कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज लाइम या फिर क्विक लाइम को वाटर के साथ ऐड करते हैं, तब हमको मिलता है लाइम वाटर। तो आपने यहां भी देखा ये दो रिएक्टेंट कंबाइन हुए, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। इस तरीके की रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहां पर दिया गया है आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि इस रिएक्शन का नेम है, इससे ये क्लियर होता है कि एक्सो मीन्स होता है आउट और थर्मिक मीन्स होता है हीट। ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है। तो जो हमने अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस डिस्कस की थी, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है नेचर। मींस जब भी आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स देखोगे तो उनके अंदर हीट इवॉल्व होती दिखाई देगी। जैसे आपने कार्बन को बर्न किया था तब भी हीट इवॉल्व हुई, आपने मैग्नीशियम को बर्न किया था उसमें भी हीट इवॉल्व हुई। तो इस तरीके की रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है कि जब हम फूड इनहेल करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होता है सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर इस खाने का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी का यूज हम डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को करने में यूज करते हैं। तो इस प्रोसेस का जो नेम है वो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर हीट इवॉल्व होती है। आगे देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन के भी नेम से क्लियर हो रहा है, एंडो मीन्स होता है इन। एंडो मीन्स क्या होता है? इन। ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी। जब ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे कंपाउंड तभी आगे प्रोसीड होगी रिएक्शन। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। जितनी भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होती है सारी की सारी तभी प्रोसीड होती है या तभी स्टार्ट होंगी जब वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। तो वन बाय वन हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप देखते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। तो अगर हम डीकॉम्पोजिशन की बात करें या फिर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो इसके नेम से क्लियर हो रहा है कि ये जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। वहां पर चीजें फॉर्म होती हैं, यहाँ पर चीजें टूटती हैं, डिकम्पोज होती हैं। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होता है या ब्रेक होता है टू या मोर प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इस तरीके की रिएक्शन क्या कहलाती है? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये यहाँ पर हम जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरीके की होती है। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी आपने हीट लिया तो इस तरीके की डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपने सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट लिया तो इस तरीके की डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अगर आपने सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट ली है तब इस तरीके की डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो वन बाय वन डिफरेंट टाइप ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थर्मल डीकॉम्पोजिशन। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, थर्मल मीन्स होता है हीट। तो दोज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन विच कैरी आउट इन प्रेजेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल डीकॉम्पोजिशन। तो पहला एग्जांपल आप देखिए, अगर हम यहां पर दिया है आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स दिए गए हैं। क्या दिया गया है? आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स। अगर हम आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो आयरन क्रिस्टल्स का मतलब क्या हुआ? आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स का मतलब, इसका मीनिंग होता है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अगर इस फॉर्म में फेरस सल्फेट का मॉलिक्यूल दिया है तो ये कहलाएगा आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। तो इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। इसका कॉमन नेम होता है ग्रीन विट्रियोल। जब आप इसको हीट करते हो, सिर्फ हीट किया हमने और कुछ नहीं किया, इसको हीट करोगे तो आप से देखोगे यहाँ पर ये जो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये इससे सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ से फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हीट किया तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे 7, वो 7 मॉलिक्यूल्स हट गए इससे। जो बचा वो क्या बचा? फेरस सल्फेट। इसका जो कलर होता है व्हाइट होता है। ये रिएक्शन या तो इस तरीके से पूछी जाएगी अगर क्रिस्टल वर्ड दिया है। दूसरा क्या है, अगर हम इस फेरस सल्फेट क्रिस्टल को स्ट्रांगली हीट करते हैं, अगर आप इसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो आपको मिलेगा आयरन का ऑक्साइड प्लस
SO2 गैस रिलीज होगी प्लस SO3 गैस रिलीज होगी। तो इसको याद करने का जो फंडा है वो ये है, जब हम फेरस सल्फेट को स्ट्रांगली हीट करेंगे या फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो यहाँ पर उसी मेटल का करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनेगा जिसका वो सल्फेट होगा। तो यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड बना Fe2O3 प्लस इसके अंदर सल्फर है तो रिलीज होगी SO2 गैस और SO3 गैस। जिस जगह पर SO2 गैस रिलीज होती है उस जगह पर अगर हम जाएंगे तो हमें सफोकेशन होगा, मींस हमको एयर लेने में या सांस लेने में दिक्कत होगी। या फिर इस पर दूसरा क्वेश्चन ये आता है, अगर SO2 गैस आप वेट लिटमस पेपर से पास करते हो, वेट मींस गीला लिटमस पेपर जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, तो ये SO2 गैस इसके कांटेक्ट में आएगी और फॉर्म हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा वैसे ही ये जो आपका लिटमस पेपर है ये ब्लू से रेड हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो यहां पर क्या होगा, ये लेड का नाइट्रेट है तो लेड का ही करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड फॉर्म होगा PbO जिसका कलर होगा येलो। ये बात याद रखना है क्योंकि कलर पूछा जाता है। प्लस इसके अंदर नाइट्रोजन आ रही है तो ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स बाहर आएंगी, ब्राउन फ्यूम्स। एक तो ये भी पूछा जाता है। प्लस यहां से एक कलरलेस गैस ऑक्सीजन रिलीज होगी, कलरलेस गैस। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन है इससे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये बनेगा, जब हम लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को हीट करते हैं या फिर हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो एक रेसिड्यू बचता है, उस रेसिड्यू का कलर बताइए और उस रेसिड्यू का नेम बताइए। तो यहाँ पर जब हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया तो जो रेसिड्यू बचा वो आपका होगा लेड ऑक्साइड। क्या होगा, लेड ऑक्साइड। ये रेसिड्यू होगा। क्यों होगा ये रेसिड्यू, क्योंकि बाकी जो प्रोड्यूस हुई वो ब्राउन फ्यूम्स हुई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, प्लस एक कलरलेस गैस ऑक्सीजन इवॉल्व हुई। ये दोनों तो रिलीज हो जाएंगी, मींस एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी, स्कैप हो जाएंगी। तो बचेगा कौन, लेड ऑक्साइड बचेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो टर्म जोड़ा गया है वो रेसिड्यू वर्ड जोड़ा गया है। इसीलिए इस इक्वेशन को कई बार रिपीट किया है एग्जाम्स के अंदर। आगे कुछ और एग्जांपल्स और देखते हैं। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, आप अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो ये कैल्शियम का कार्बोनेट है तो कैल्शियम का ही करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड फॉर्म होगा, दैट इज आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बोनेट होने की वजह से यहां से रिलीज होगी CO2 गैस। ये थर्ड एग्जांपल है। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, अगर आप मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो मैग्नीशियम का ही करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड फॉर्म होगा, दैट इज आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज होगी। ये जो 4 एग्जांपल्स हमने पढ़े मोस्टली यही एग्जांपल्स रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, एक साल के बाद दूसरी साल। इसको आप अच्छे से रीड करना। आगे मूव करते हैं और देखते हैं दूसरा टाइप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसके नेम से क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रो मींस होता है इलेक्ट्रिक करंट और लिसिस मींस होता है ब्रेक होना। तो दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन which carry out in presence of electric current is called electrolysis। तो हमारे सिलेबस के अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट एग्जांपल है। जब हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, यहाँ पर वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हम देखते हैं दो गैस इवॉल्व होती है, एक तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और दूसरी आपका ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। ये दोनों गैसेस किस जगह पर इवॉल्व होती है, जो ऑक्सीजन है ये इवॉल्व होती है एनोड पर और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इवॉल्व होती है कैथोड पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, ये जो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर इवॉल्व हो रही है इसकी अमाउंट डबल होती है, अमाउंट डबल किसकी कंपेयर में, इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस वाटर की हमने कराई तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इवॉल्व हुई, इन दोनों में जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन कम अमाउंट में। ऐसा क्यों होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। ऐसा इसलिए होता है, ये जो वाटर होता है इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है बाय वॉल्यूम। इस वजह से क्या होता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन
डबल प्रोड्यूस होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सी। तो ये क्वेश्चन इसके अंदर आता है। आगे देखते हैं थर्ड टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसके अंदर आपको दिया गया है फोटो वर्ड और केमिकल वर्ड। तो ये इस तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जो किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की। इसका एग्जाम्पल है, अगर हम सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में हम सिल्वर क्लोराइड को हीट करते हैं या फिर सिल्वर क्लोराइड के ऊपर हम सनलाइट को गिराते हैं। एक चाइना डिश के अंदर हमने सनलाइट को, एक चाइना डिश के अंदर हमने सिल्वर क्लोराइड को लिया और इसके ऊपर हमने सनलाइट को फॉल कराया। तो हमने देखा ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसका कलर होता है व्हाइट। ये व्हाइट सिल्वर क्लोराइड ग्रे में कन्वर्ट हो गया, मींस सिल्वर क्लोराइड टूट गया सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में। तो एक तो क्वेश्चन इस पर ये आता है कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश के अंदर रखते हैं और उस पर सनलाइट फॉल कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का जो व्हाइट कलर था वो ग्रे हो गया। ग्रे क्यों गया? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को हीट करते हैं, सिल्वर क्लोराइड, एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को किसके कांटेक्ट में रखते हैं, सनलाइट के, तो जैसे ही सनलाइट सिल्वर ब्रोमाइड पर फॉल होती है तो हमें मिलता है सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। ये दो रिएक्शंस हैं जो किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, पहला क्वेश्चन ये आता है ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसका एप्लीकेशन बताइए, मींस इसका इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं। तो आपको याद रखना है सिल्वर क्लोराइड का यूज हम करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को हम डार्क प्लेसेस पर क्यों रखते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं इनको ऐसी बॉटल के अंदर रखते हैं जिसके अंदर लाइट ना जा सके। तो इसके पीछे का भी रीजन है। अगर हम सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को डार्क प्लेसेस पर नहीं रखेंगे तो इनका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, मींस इनका नेचर लॉस्ट हो जाएगा, जो नेचर था अब वो नहीं रहेगा। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को हम डार्क प्लेसेस पर रखते हैं। आगे मूव करते हैं और देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो थर्ड टाइप है इसके अंदर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसको याद रखना, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, या फिर लेस रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड से मेटल को रिप्लेस कर देंगे। इस तरीके की रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि पहला एग्जांपल देखते हैं, जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं या आयरन को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो ये आयरन क्या करता है, इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह खुद ले लेता है। तो इस तरीके की रिएक्शन क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर आयरन ने कॉपर को रिप्लेस क्यों किया, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है और ये जो कॉपर है ये लेस रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि हम कॉपर की रिएक्शन आयरन सल्फेट से कराते हैं या फिर फेरस सल्फेट से कराते हैं तो क्या फॉर्म होगा, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो कॉपर है ये लेस रिएक्टिव है और ये जो आयरन है ये मोर रिएक्टिव। तो ये लेस रिएक्टिव मेटल इस मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकती, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्शन होगी ही नहीं। ये भी क्वेश्चन आता है। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जब हम लेड को कॉपर क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये लेड क्या करता है, इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन पे और इसकी जगह पर खुद आएगा। तो आपको क्या मिलेगा, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो आपने देखा ये जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है इसके अंदर लेड ऊपर आता है कॉपर से, मींस लेड जो है आपका ये मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो इस मोर रिएक्टिव मेटल ने इस कॉपर को दैट इज लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर दिया। तो आपको क्या मिला, लेड क्लोराइड। तो आगे चलते हैं और देखते हैं हम फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो फोर्थ टाइप है केमिकल रिएक्शन का ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ये ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर दो रिएक्टेंट या दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से कि वो अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं और दो न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज। अब जो दो कंपाउंड फॉर्म हुए अगर उन कंपाउंड्स में एक प्रेसिपिटेट है दैट इज एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म हो रहा है तो हम बोलेंगे ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ उसको बोलेंगे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
अगर आपका सॉल्ट फॉर्म होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, तब उस तरीके की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है इसका पहला एग्जाम्पल देखिए, जब हम बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन किसके साथ मिक्स करते हैं, सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4, तो यहां पर हमें क्या मिलता है ये देखना है। ये जो बेरियम क्लोराइड है इसके अंदर Ba+2 और Cl-1 ये दो आयन्स हैं। ऐसे ही सोडियम सल्फेट के अंदर Na+1 और SO4-2 ये दो आयन्स हैं। तो ये जो Ba+2 है ये जाएगा SO4-2 के साथ, तो यहां पर फॉर्म होगा बेरियम सल्फेट किस फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। दैट इज ये मिलेगा आपको व्हाइट पीपीटी प्लस ये जो Na+ है ये जाएगा Cl- के साथ, तो आपको मिलेगा NaCl का एक्वा सॉल्यूशन। तो यहां पर आपने देखा कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ, प्रेसिपिटेट। आयन एक्सचेंज हुए, ये इसके पास गया और ये वाला इसके पास आया, आयन एक्सचेंज हुए। लेकिन जो नए कंपाउंड बने, न्यू कंपाउंड जो फॉर्म हुए, उसमें एक प्रेसिपिटेट था और एक एक्वस फॉर्म में सॉल्ट था। तो इस तरीके की रिएक्शंस क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर हम सिल्वर क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया, इस एक्वा सॉल्यूशन में हमने ऐड किया कॉमन सॉल्ट जिसको हम जानते हैं NaCl से बुलाते हैं। तो जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तब हमें मिलता है AgCl। ये जो होता है आपका ये भी व्हाइट पीपीटी होता है, प्लस हमें क्या मिलता है NaNO3 का एक्वा सॉल्यूशन। तो यहां भी देखिए आप, ये Ag+1 था, NO3-1, Na+1 Cl-1, Ag गया Cl के पास, Na आया NO3 के पास। तो यहाँ पर आयन एक्सचेंज हुए और आपको ये दो न्यू कंपाउंड मिले, जिसमें एक क्या था, प्रेसिपिटेट। तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप होता है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो यही आया था, ये एग्जाम्पल दिए थे और इन्होंने कहा था कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसका ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आंसर था उसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखिए जब भी हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते तो आपको मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब सॉल्ट प्लस वाटर मिला तो किस तरीके से हुआ ये देखते हैं। एसिड हमने लिया HCl और बेस ले लिया हमने NaOH। तो आप यहां पर देखिए ये जो एसिड है इसके अंदर H+1 Cl-1 आयन है, प्लस NaOH के अंदर Na+1 OH-1। तो ये दोनों एसिड और बेस इनके भी अंदर आयन है। अब ये क्या करेंगे, आयन को एक्सचेंज करेंगे, H+ जाएगा OH- के पास, Na+ जाएगा Cl- के पास। तो आपको इस तरीके से मिलेगा NaCl प्लस वाटर। तो यहां भी देखिए जब एसिड और बेस के आयन एक्सचेंज हुए तो आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिला। तो ये भी एक क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इस तरीके की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनको भी आपको देखना है अच्छे से। आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि यहां पर दिया है आपको ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन को सिंपली किस तरीके से याद करोगे, आप किसी भी केमिकल सब्सटेंस को ले लो, अगर उस केमिकल सब्सटेंस में हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तब हम क्या बोलेंगे, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तब भी हम बोलेंगे यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा एक और डेफिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, दैट इज डी इलेक्ट्रोनेशन। डी मीन्स निकलना, इलेक्ट्रोनेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या लॉस हो रहे हैं तब बोलेंगे हम यहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, हमने एक मैग्नीशियम मेटल लिया, इस मैग्नीशियम मेटल से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया या फिर इससे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए किसी और एलिमेंट्स को, तो जो फॉर्म होगा वो बनेगा Mg+2, दैट इज मैग्नीशियम आयन फॉर्म होगा। तो आपने यहां पर देखा जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तब Mg+2 फॉर्म हुआ।
तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या फिर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तब भी हम बोलेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यही डेफिनेशन दी गई है। देखिए मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुई, अब आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। सोडियम हाइड्राइड से हाइड्रोजन रिलीज हुई या हाइड्रोजन हट गई, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, डोनेट हो रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन, अगर कोई कंपाउंड या केमिकल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तब हम क्या बोलेंगे, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसा कि मैंने मैग्नीशियम के अंदर बताया। तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो खुद क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग। तो अब देखते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो दूसरे को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीजन देते हैं, या फिर किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं। आप ये भी बोल सकते हो। कुल मिलाकर एक लाइन में समझना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो खुद क्या होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आगे चलते हैं और देखते हैं हम रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, अगर किसी केमिकल सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो देख आगे चलते हैं और देखते हैं हम रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, अगर किसी केमिकल सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो या फिर ऑक्सीजन उस केमिकल सब्सटेंस से रिलीज हो, तब हम बोलेंगे यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अब देखते हैं रिडक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है किसी भी एलिमेंट के अंदर, तब हम बोलेंगे उस एलिमेंट का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं क्लोरीन का एटम, इसके अंदर ऐड करते हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन पर चार्ज जो आता है वो नेगेटिव आता है। इससे ये प्रूफ होता है कि जब हमने क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होती हैं जिसका खुद क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर किसी केमिकल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो दूसरे को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड। ये क्या कहलाते हैं, आपके रिड्यूसिंग एजेंट। आगे मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर दिया गया है आपको रिडॉक्स रिएक्शन। ये ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, तो वो क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन। मींस those chemical reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका कलर होता है ब्लैक। कैसा कलर होता है, ब्लैक। ये याद रखना कलर। तो हमने देखा जब कॉपर ऑक्साइड से हमने हाइड्रोजन गैस पास की, तो हमने देखा ये जो कॉपर ऑक्साइड था ये कॉपर में बदल गया। मीन्स इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई, तो जब भी ऑक्सीजन हटती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हो गया, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये चली गई आपकी H2O में। मीन्स जो ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड से हटी थी वो हाइड्रोजन के अंदर ऐड हो गई। इसका मतलब ये हाइड्रोजन क्या हुआ, ये हो गया ऑक्सीडाइज। तो आपने देखा इस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी। तो ये क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए जिसका रिडक्शन होता है या फिर जो रिड्यूस होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावा इसका और एक और एग्जांपल देखते हैं। जब हम मैग्नीज ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl के साथ, तब हमें मिलता है MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड, प्लस आपको मिलती है क्लोरीन गैस, प्लस ऑब्टेन्ड होता है वाटर। तो यहाँ पर देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। यहाँ से देखिए आप, ये जो मैग्नीज मेटल था इससे ऑक्सीजन हटी, तो इसका क्या हुआ है, यहाँ पर जब ऑक्सीजन रिमूव हो रही है मीन्स यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो जो मैग्नीज ऑक्साइड है ये मैग्नीज क्लोराइड में रिड्यूस हो गया। इसके साथ देखते हैं ये जो HCl है, यहाँ से देखिए ये जो HCl था इससे आपका क्लोरीन बन रहा है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। यहाँ से क्या रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन रिमूव हो रही है मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हैं रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है
ये जो मैग्नीज ऑक्साइड है ये आपका रिड्यूस हो रहा है मैग्नीज क्लोराइड में, और जो HCl है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है क्लोरीन में। इस वाटर का यहाँ पर वैसे तो रिएक्शन में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप का आएगा। तो इस तरीके की रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम जिंक की रिएक्शन किसके साथ कराती है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब हमें मिलता है जिंक सल्फेट, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये जो रिएक्शन लिखी है ये वर्ड की फॉर्म में लिखी है। तो इस रिएक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट्स या जो भी कंपाउंड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको अगर हम उनके सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें या फिर उनको उनके फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर दें, तब ये फॉर्म होगी आपकी केमिकल इक्वेशन। जैसा कि ये जिंक है तो यहाँ पर हमने इसका सिंबल लिख दिया Zn। ये सल्फ्यूरिक एसिड है कंपाउंड, इसका हमने यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला लिख दिया H2SO4। और जो फॉर्म हुआ है जिंक सल्फेट, इसका भी हम केमिकल फॉर्मूला लिख देते हैं ZnSO4, प्लस जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है इसका भी सिंबल हम यहाँ पर लिख देते हैं S2। तो ये जो फॉर्म हुई इस केमिकल रिएक्शन को अब हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ये जो केमिकल इक्वेशन होती है ये बेसिकली दो तरीके की होती है। एक तो होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम कैसे चेक करते हैं ये देखना है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है ये कहलाता है रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड पर लिखा है ये कहलाता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स या कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो अलग अलग तरीके के एटम या फिर एलिमेंट्स है उनके नंबर को हम काउंट करते हैं। अगर नंबर सेम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड तब हम बोलेंगे ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड नंबर सेम नहीं है तब हम बोलेंगे ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के अंदर देखिए इधर एक जिंक है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड भी जिंक का एक एटम है, हाइड्रोजन दो है, इधर भी हाइड्रोजन दो है मींस बैलेंस है, इधर सल्फर एक है इधर सल्फर एक है मींस बैलेंस है, इधर ऑक्सीजन 4 है इधर ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें देखना है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती हैं और किस तरीके से हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और किसके बेस पर करते हैं। तो जितनी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनको हम बैलेंस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पर। यह क्वेश्चन भी आया था कि जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसको किसके बेस पर हम बैलेंस करते हैं। तो आपको याद रखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। तो आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं किस तरीके से हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी, नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन मैं करा रहा हूं हाइड्रोजन के साथ, तो हमें मिलता है NH3। ठीक, जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ हमने मिक्स की तो हमें अमोनिया गैस ऑब्टेन्ड हुई। अब ये जो दोनों कंबाइन हो रही है गैसेस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये कहलाएंगे रिएक्टेंट, और जो ऑब्टेन्ड हो रही है अमोनिया ये कहलाएगी प्रोडक्ट। अब दोनों साइड हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम की कंपेयर करते हैं, इनके नंबर को देखते हैं। इधर दो नाइट्रोजन इधर एक नाइट्रोजन, ये क्या है? अनबैलेंस। फिर देखते हैं हाइड्रोजन, इधर दो हाइड्रोजन इधर तीन हाइड्रोजन, मींस नाइट्रोजन का नंबर भी सेम नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, और हाइड्रोजन का नंबर भी सेम नहीं है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इसको किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं वो देखेंगे। बस आप एक ट्रिक यहाँ पर लगाना और उस ट्रिक को आप अपनी जो एग्जाम की कॉपी होगी उसके पीछे सॉल्व करना, और सामने जहां पर आप आंसर लिख रहे हो यहाँ पर सिर्फ आंसर रखना है आपको। तो देखो किस तरीके से हम इस तरीके की इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। मैं इसको दोबारा से लिखता हूं, N2 प्लस H2, ये दोनों गैसेज है, इससे जो ऑब्टेन्ड हुई वो ऑब्टेन्ड हुई आपको अमोनिया। आप यहाँ पर देखिए ये दो रिएक्टेंट थे आपस में कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अब हम करते क्या है, नाइट्रोजन के पहले एक कॉफिशिएंट लिख देंगे हम यहाँ पर A, इस रिएक्टेंट के आगे हमने लिख दिया B। अगर एक और रिएक्टेंट होता तब हम C लिख सकते थे, लेकिन ये दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट, यहाँ पर हम लिख देंगे C। तो पहले नाइट्रोजन के आगे A लिखा, हाइड्रोजन के आगे B,
और अमोनिया से पहले हमने सी लिख दिया तीनों में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन को देखेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन में 2 एटम है, इस 2 की मल्टीप्लाई ए से कर देंगे, 2a। रिएक्टेड साइड इतना किया। अब प्रोडक्ट साइड हम नाइट्रोजन के एटम देखते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना एटम है, एक। इसका मतलब इस 1 की मल्टीप्लाई हम सी से कर देंगे और इसके इक्वल में लिख देंगे 1c। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 एटम है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई हम b से कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम 2b। इस तरीके से 2b लिखा। अब देखेंगे हम प्रोडक्ट साइड कितने हाइड्रोजन है, 3। हाइड्रोजन के 3 एटम है, 3 की मल्टीप्लाई इस c से कर देंगे, तो आपको मिलेगा 3c। इतना करने के बाद ये यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, a b c, इन तीनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को हम 1 कर देंगे। तो हमने लेट कर लिया c इक्वल टू 1, ये आपने लेट कर लिया। तो जब c की वैल्यू आपने यहाँ पर रखी इक्वेशन 1 के अंदर, तो आपको जो a मिलेगा वो देखिए क्या मिलेगा, 2a इक्वल टू 1 इंटू 1, तो आपको a मिलेगा 1/2। a की वैल्यू आपको 1/2 मिल गई। अब इस a की वैल्यू आप किसके अंदर रखोगे, भाई a की वैल्यू तो रख नहीं सकते, a को आप ऐसे ही छोड़ दो। अब यहाँ पर देखिए 2b इक्वल टू 3c लिखा है, c की वैल्यू आपने 1 ले ली। जब c की जगह 1 रखोगे तो 2b इक्वल टू 3 इंटू 1, तो यहाँ से b आ जाएगा आपका 3/2। इस मल्टीप्लाई वाले को नीचे ले जाए, तो a की जो वैल्यू आई वो 1/2 आई, b की वैल्यू आई 3/2 और c की वैल्यू आपने लेट कर ली है 1। अब ये तीनों वेरिएबल्स जो आपने फाइंड किए, इसको इस इक्वेशन में 1 बाय 1 रख देंगे। अब आप इसको दोबारा से लिखेंगे, आपने a की जगह रख दिया 1/2 n2 प्लस b की जगह आपने रख दिया 3/2 h2। प्रोडक्ट साइड क्या है, c। यहाँ पर c की जगह 1 लिखा और आपने लिख दिया NH3। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर तो रेशियो में आ रहा है ये, आप क्या करोगे, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिससे ये जो डिवाइड में 2 था ये खत्म हो जाए। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नाइट्रोजन गैस के बराबर में जो 1/2 लिखा है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आपका ये फॉर्म हो गया N2 प्लस 2 3 जा 6, या फिर हम ये बोल सकते हैं इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, या क्या बचेगा 3, तो ये हो गया 3H2। आगे एरो लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जब इस 2 से इस NH3 की मल्टीप्लाई की तो आपको मिला 2NH3। इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। कितनी भी टफ इक्वेशन हो, इस मेथड से आप जब सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर देखते हैं, इधर 2 नाइट्रोजन, इधर 2 नाइट्रोजन बैलेंस, इधर 6 हाइड्रोजन, इधर भी 2 3 6 हाइड्रोजन बैलेंस।